जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों के लिए जो उत्तराखंड जीके से क्वेश्चन रिलेटिव क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किसका कितना स्कोर जाता है, किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ज़रूर लिखना भाइयों, ठीक है, प्लीज़। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है और क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं संकल्प पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1969, 70, 71 या 72 में? ठीक है, तो दोस्तों जो कुमाऊं संकल्प पत्र था, इतनी देर में आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, वो तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो जो कुमाऊं संकल्प पत्र था, कुमाऊं संकल्प पत्र जारी किया गया था कब? 1970 में। कब किया गया था? 1970 में। और इसको जो जारी किया था वो किसने किया था? पीसी जोशी ने। किसने किया था? पीसी जोशी ने। ठीक है, तो जो देखो, जो कुमाऊं संकल्प पत्र 1970 में किसने जारी किया? पीसी जोशी ने। ठीक है, एक विचार एक संकल्प के नारा था। क्या था? एक विचार और एक संकल्प। एक विचार एक संकल्प। ठीक है, तो जो कुमाऊं संकल्प पत्र था 1970 में जारी हुआ, पीसी जोशी ने जारी किया, और एक विचार एक संकल्प क्या था? इसका नारा था। अगला क्वेश्चन, जो राज्य की अंतरिम सरकार में शपथ लेने वाले सदस्यों की संख्या थी। जो राज्य की अंतरिम सरकार बनी थी 2000 में, तो उसमें जो लेने वाले क्या थे, सदस्यों की संख्या, शपथ लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30, 31, 32 या 33? तो दोस्तों, जो अंतरिम सरकार में शपथ लेने वाले सदस्यों की संख्या थी, वो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। कितनी थी? 30। क्योंकि जब राज्य अलग हुआ था तो यूपी से हमको 31 क्या मिले थे? जो 31 विधायक मिले थे, जिनमें से क्या थे? जो 22 थे विधानसभा से थे, 22 विधानसभा से थे, और 9 विधान परिषद से थे। 9 कहाँ से थे? विधान परिषद से थे। लेकिन इनमें से क्या हुआ कि इन एक का कार्यकाल क्या हो गया? पूरा हो गया था, जिसके बाकी कितने बचे? 8। यानी जो शपथ ले 30 जो 30 लोगों ने शपथ ली, उनमें 22 क्या थे? विधानसभा से थे, और 8 क्या थे? विधान परिषद से थे। और एक महिला थी, एक महिला उम्मीदवार थी। इनमें कौन थी? जो निरुपमा गौड़। कौन थी? निरुपमा गौड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस साहित्यिक ग्रंथ से ख्वास खान की मानिक चंद के दरबार में शरण लेने की जानकारी मिलती है? ठीक है, कि किस साहित्य ग्रंथ से ख्वास खान की मानिक चंद के दरबार में शरण लेने की जानकारी मिलती है? राजतरंगिणी से, मूली फिजात तिमरो से, अर्थशास्त्र से, या तारीख फिरोज शाही से? ठीक है, तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं? ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, क्योंकि जो साहित्यिक ग्रंथ ख्वास खान की मानिक चंद के दरबार में शरण लेने की जो जानकारी मिलती है वो मखजान ए अफगान से मिलती है। किससे मिलती है? मखजान ए अफगान से। मखजान ए अफगान से मिलती है। ठीक है, मखजान ए अफगान से मिलती है। और जो ये अफगान, मखजान ए अफगान, जो ये रचना है किसकी है? अहमद खान, अहमद यादगार की, सॉरी, किसकी है? अहमद यादगार की। ठीक है, तो देखो, जो ख्वास खान की मानिक चंद के दरबार में शरण की जानकारी मिलती है वो मखजान अफगान से मिलती है, जो किसकी है? अहमद यादगार की पुस्तक है। राजतरंगिणी यहीं पे देख लिया। अगर राजतरंगिणी किसकी है? कल्याण की है। राजतरंगिणी किसकी है? कल्याण की है। जो क्या जानकारी? ललितादित्य के मुक्तापीठ के उत्तराखंड विजय की जानकारी देती है। अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की, चाणक्य की। ठीक है, जो क्या देती है? कुनिंद वंश की जानकारी देती है। कुनिंद वंश की जानकारी देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राज्य के राज्यपालों का सही क्रम है। राज्य के राज्यपालों का सही क्रम कौन सा है? अब आप खुद ही देख लो। बनवारीलाल, मॉर्गेट आल्वा, के पॉल, मॉर्गेट आल्वा, बनवारीलाल, के पॉल, के पॉल, बनवारीलाल, मॉर्गेट आल्वा, या के पॉल, मॉर्गेट आल्वा, बनवारीलाल? तो दोस्तों, इसमें जो राज्यपालों का कार्यकाल का जो सही क्रम है वो सही क्रम कौन सा है? बनवारीलाल, मॉर्गेट आल्वा और के पॉल। ठीक है, क्योंकि जो राज्य के जो प्रथम क्या थे राज्यपाल बने थे वो कौन थे? सुरजीत सिंह बंडाला। ठीक है, कौन थे? सुरजीत सिंह बंडाला। उसके बाद कौन बने? सुदर्शन अग्रवाल। कौन बने? सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल के बाद कौन बने? ये बनवारी लाल। ठीक है, बनवारी लाल के बाद कौन बने? मॉर्गेट आल्वा। मॉर्गेट आल्वा के बाद कौन बने? अजीत कुरैशी। ठीक है, कौन बने? अजीत कुरैशी। अजीत कुरैशी के बाद कौन बने? के पॉल। के पॉल के बाद प्रेजेंट टाइम में कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन सी नंबर की राज्यपाल हैं? 7वीं राज्यपाल हैं। ठीक है, तो देख लो, सीरियल नंबर पूछ सकता है कि कोई भी 4-5 दे देगा, इनके कार्यकाल के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए। सुरजीत सिंह बंडाला, सुदर्शन अग्रवाल, बनवारी लाल, मॉर्गेट आल्वा, अजीत कुरैशी, के पॉल और बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नेशनल पार्क के मध्य में पाटलीदून स्थित है?
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के, कॉर्बेट के, राजा जी के या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के? तो दोस्तों किस नेशनल पार्क के मध्य में पाटलिपुत्र है? वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के। किस राष्ट्रीय उद्यान के है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। किस नाम से की गई? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। किस नाम से? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। 1952 में इसका नाम रखा गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा है, ये पूछ सकता है स्थापना कब हुई, इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया, तो इससे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 1957 में इसका नाम क्या रखा गया? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ठीक है। 1973 में 1 नवंबर 1973 को इसको बाघ परियोजना में शामिल किया गया और 1992 के टाइम पीरियड में इसको क्या किया गया? हाथी परियोजना में शामिल किया गया। और 2 जनपदों में स्थित है। किस किस में? पौड़ी और नैनीताल में स्थित है। पौड़ी और नैनीताल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो यार दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना देहरादून में कब की गई? देहरादून में कब की गई? ठीक है। और 1980 में, 1981 में, 1985 में या 1987 में? तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है देहरादून में कब की गई? 1981 में की गई। ठीक है, 1981 में। यहीं पे देखें कि जो भारतीय वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। ठीक है। पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1987 में जारी की गई थी। ठीक है। कितने साल के अंतराल में करता है? 2 वर्ष के अंतराल में करता है। ठीक है। अगर देखे जाए पहली वन रिपोर्ट 87 में आई थी। जो 2019 की वन रिपोर्ट थी वो कौन सी थी? 16वीं वन रिपोर्ट थी। कौन सी? 16वीं वन रिपोर्ट थी। ठीक है। तो ये मोस्टली उसके की पॉइंट हो गई। अगला क्वेश्चन, बाणासुर मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो बाणासुर का मंदिर है, चमोली में, चंपावत में, रुद्रप्रयाग में या टिहरी में? दोस्तों लास्ट में मुझे अपने कमेंट जरूर करना कि किसकी कितनी नंबर आ रही हैं। बाणासुर मंदिर किस जनपद में स्थित है? चमोली में, चंपावत में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में? दोस्तों याद रखना, जो बाणासुर का मंदिर है वो कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रुद्रप्रयाग में बाणासुर का मंदिर स्थित है। और जो जो प्राचीन ग्रंथों का जो बाणासुर की राजधानी थी वो कहाँ पे थी? जोशीमठ में। कहाँ पे थी? बाणासुर की राजधानी कहाँ पे थी? जोशीमठ में थी। कहाँ पे थी? जोशीमठ में। और जो बाणासुर का किला है वो बाणासुर का किला है वो कहाँ पे है? लोहाघाट चंपावत में। कहाँ पे है? लोहाघाट चंपावत में स्थित है। ठीक है। तो देख लो यहीं पे 3 बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन तैयार कर सकता है ये। बाणासुर का मंदिर पूछे तो रुद्रप्रयाग में, बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ में, और जो बाणासुर का किला कहाँ है? लोहाघाट चंपावत में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौशिक समिति के द्वारा राज्य में कितने जनपदों के निर्माण को स्वीकार किया गया था? जो कौशिक समिति का निर्माण किया गया था उसके कितने जनपदों के निर्माण को स्वीकार किया था? 7, 8, 9 या 13? दोस्तों याद रखें, जो कौशिक समिति का निर्माण किया गया था उसने राज्य में कितने जनपदों को स्वीकार किया था? 8 जनपदों को स्वीकार किया था। कब? कितने जनपदों को? 8 जनपदों को। तो जो कौशिक समिति थी, कौशिक समिति का निर्माण किया गया था जनवरी कब? 1994 को। और इसने क्या किया था? अप्रैल 1994 को अपनी रिपोर्ट जमा की, जिसमें इसने क्या कहा कि राज्य में 8 जनपद बनेंगे और इसकी राजधानी कहाँ होगी? गैरसैंण क्या होगी? इसकी राजधानी होगी। ठीक है। 94 कौशिक समिति का निर्माण कब हुआ? जनवरी 1994 में। रिपोर्ट जमा कब की? अप्रैल 1994 में। राजधानी कहाँ बनेगी? इसने कहाँ स्वीकार की? गैरसैंण में। और कितने जनपदों को स्वीकार किया गया था? 8 जनपदों को इसमें स्वीकार किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा चमोली जनपद में स्थित नहीं है? अच्छा, कौन सी चमोली जनपद में स्थित नहीं है पूछ रहा। ठीक है। तो राम गुफा, गरुड़ गुफा, ब्रह्म गुफा या स्कंद गुफा? तो दोस्तों जो चमोली जनपद में स्थित नहीं है वो कौन सी गुफा नहीं है? ब्रह्म गुफा चमोली जनपद में स्थित नहीं है। ठीक है। क्योंकि देख याद रखना, जो ब्रह्म है, ब्रह्म गुफा नहीं है बल्कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म शिला है। वहाँ पे क्या है? ब्रह्म शिला है। ठीक है। तो जो राम गुफा है, गरुड़ गुफा है, स्कंद गुफा है और इसी के साथ मुचकंद गुफा स्थित है। ठीक है। तो ये 4 गुफाएं मोस्टली हैं, राम गुफा, गरुड़ गुफा, स्कंद गुफा और मुचकंद गुफा। और जो ये ब्रह्म है वो क्या है? ब्रह्म शिला है, गरुड़ शिला है, ब्रह्म शिला है, नारद शिला है, ब्रह्म मार्कंडेय शिला है। ठीक है। और नरसिंह शिला है। ये मोस्टली 5 शिलाएं हैं और ये 4 गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ी कौथी का आयोजन कब किया जाता है? जो आषाढ़ी कौथी का आयोजन है शिवरात्रि को, रक्षाबंधन को, भैया दूज को, जन्माष्टमी को। ठीक है। तो जो आषाढ़ी कौथी का आयोजन किया जाता है कब किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो आषाढ़ी कौथी का आयोजन किया जाता है, पहली चीज़ तो जो आषाढ़ी कौथी का आयोजन किया जाता है वो किया जाता है रक्षाबंधन के टाइम पे। पहली चीज़ की कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे आषाढ़ी कौथी। अगर इसी की जगह पे मैं क्वेश्चन देता कि बग्वाल मेला,
तो शायद 50% और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो याद रखना, जो बग्वाल मेला है उसी को किस नाम से जाना जाता है? आषाढ़ी कौथी के नाम से भी जाना जाता है। और जो आषाढ़ी कौथी है या बग्वाल मेला है, बग्वाल मेले का कब लगता है? बग्वाल मेला रक्षाबंधन के समय लगता है। और कहाँ पे लगता है? देवीधुरा मंदिर पे, देवीधुरा मंदिर पे। और जो देवीधुरा मंदिर पे, और देवीधुरा को किस नाम से जाना जाता है? बाराही देवी के नाम से भी जाना जाता है। और जो बग्वाल मेला है किसके लिए प्रसिद्ध है? पाषाण युद्ध के लिए। किसके लिए? पाषाण युद्ध के लिए, यानी पत्थरों के युद्ध के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो वो है बग्वाल मेला। ठीक है, कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बग्वाल मेला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश में सिंचाई युक्त भूमि कहलाती थी। जो पौरव वंश में सिंचाई युक्त भूमि थी वो किस नाम से जानी जाती थी? राम भूमि, सीता भूमि, केदार भूमि या बद्री भूमि? तो याद रखना दोस्तों, जो पौरव वंश में सिंचाई युक्त भूमि थी वो किस नाम से जानी जाती थी? केदार भूमि के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? केदार भूमि के नाम से जानी जाती थी। और ये सिंचित भूमि थी, ठीक है, सिंचित भूमि क्या जानकारी कहलाती थी? केदार भूमि। और जो असिंचित भूमि थी, असिंचित, जहाँ पे मैंने सिंचित भूमि पूछा, असिंचित भूमि पूछी जा सकती है, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो वो भूमि कहलाती थी सारी भूमि। किस नाम से जानी जाती थी? सारी भूमि के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और जो ये पौरव वंश है इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तालेश्वर अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है? तालेश्वर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, जो ये पौरव वंश है, इस पौरव वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है? तालेश्वर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तालेश्वर अभिलेख का कहाँ से प्राप्त हुआ? अल्मोड़ा से। ठीक है, अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार। अगला क्वेश्चन, राज्य की कौन सी जनजाति अपने रिश्तेदारों को स्वारा कहती है? राज्य की कौन सी जनजाति अपने रिश्तेदारों को क्या कहती है? स्वारा कहती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरी जनजाति के वीडियो को इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जितने भी जनजातियों से संबंधित एमसीक्यू हैं उन सारे एमसीक्यू को डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग जिन्होंने नहीं देखा वो जा करके देख सकते हैं। तो कौन सी जनजाति रिश्तेदारों को स्वारा कहती है? जौनसारी, थारू, भोटिया या बोक्सा? तो दोस्तों याद रखना कि राज्य की कौन सी जनजाति, भोटिया जनजाति क्या करती है? अपने रिश्तेदारों को क्या कहती है? स्वारा के नाम से जानी जाती है। स्वारा कहती है। यहीं पे अगर हम भोटिया जनजाति की बात करें तो राज्य की जो सबसे शिक्षित जनजाति है, सबसे शिक्षित जनजाति है वो कौन सी है? भोटिया जनजाति है। ठीक है, याद रखना, जो चमोली में जो भोटिया पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मारछा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? मारछा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी में पाए जाने वाले जो क्या हैं भोटिया लोग हैं उनको जाट के नाम से जाना जाता है। जाट के नाम से जाना जाता है। जो पिथौरागढ़ में जो भोटिया लोग पाए जाते हैं उन्हें जोहरी और सोका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जोहरी और सोका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपने रिश्तेदारों को स्वारा कौन कहते हैं? भोटिया। राज्य की सबसे शिक्षित जनजाति कौन है? भोटिया। चमोली में पाए जाने वाले जो भोटिया लोग हैं उनको क्या कहते हैं? मारछा के नाम से जाना जाता है। उत्तरकाशी में पाए जाने वाले भोटियों को जाट कहा जाता है और पिथौरागढ़ में पाए जाने वाले भोटियों को जोहरी और सोका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मोस्टली इसके क्या हो गए? की पॉइंट हो गए। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, रामकृष्ण मिशन नहीं, रामकृष्ण क्या था वो? राम शक्ति मठ। ठीक है, यहाँ पे राम कृष्ण की जगह पे रामकृष्ण मठ, ये रामकृष्ण मिशन की जगह पे क्या कर लो आप कि रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना। ठीक है, रामकृष्ण शांति मठ। तो दोस्तों विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना निम्नलिखित में से की गई, यानी किस स्थान पर रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की गई? पवनार आश्रम में, लक्ष्मी आश्रम में, मायावती आश्रम में या जयराम आश्रम में? दोस्तों याद रखना, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की गई थी वो की गई थी मायावती आश्रम में। कहाँ की गई थी? मायावती आश्रम में। और जो मायावती आश्रम में कहाँ पे स्थित है? लोहा घाट। और लोहा घाट कहाँ पे? आपके चंपावत में स्थित है। जो रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी वो कब की थी? 1901 ईस्वी में। कब की थी? 1901 ईस्वी में। और जो मायावती आश्रम है इसे अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो जिला सीरीज है उसमें मैं मोस्टली इन क्वेश्चनों को आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य की किस कुप्रथा के अंत के 100 साल पूरे हुए हैं? खच्चर सेना प्रथा के, सती प्रथा के, कुल्ली बेगार प्रथा के या बाल विवाह प्रथा के? तो जो किस कुप्रथा के 100 साल पूरे हुए हैं वो हुए हैं कुल्ली बेगार प्रथा के। हमें पता है जो कुल्ली बेगार प्रथा का अंत कहाँ 13-14 जनवरी 1921 को 1921 को कहाँ हुआ था? उत्तरायणी मेले में। किस मेले में हुआ था? उत्तरायणी मेले में। किस नदी के तट पर उन्होंने कुल्ली बेगार से समुद्र रजिस्टर बहा दिए थे? सरयू नदी के तट पर बहा दिए थे। ठीक है, तो 1921 से 2021 में क्या हुए? इस कुप्रथा को पूरे हुए कितने हुए? 100 साल पूरे हुए। अगला क्वेश्चन,
किस ताल के किनारे राजहंस देखने को मिलते हैं? सहस्त्र ताल, नौकुच्चा ताल, मशहूर ताल या फचकंडी ताल? तो दोस्तों जो राजहंस देखने को मिलते हैं, मोस्टली जो राजहंस देखने को मिलते हैं वो आपको कहाँ पे मिलते हैं? वो मिलते हैं आपको मशहूर ताल के तट पर, ठीक है, मशहूर ताल के तट पर। और जो ये मशहूर ताल है ये कहाँ पे आपके टिहरी जनपद में स्थित है, ठीक है। और इसी के नज़दीक क्या है? खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरयू नदी को कितने किलोमीटर बहने के बाद काली नदी में मिलती है? जो सरयू नदी है, सरयू नदी कितने किलोमीटर बहने के बाद क्या मिलती है? काली नदी में मिलती है। 152, 148, 155 और 140। इसने क्या कर दिया? सारे ऑप्शन, ये इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि जो सरयू नदी है कितने किलोमीटर बहने के बाद मिलती है? 146 किलोमीटर बहने के बाद क्या करती है? काली नदी में मिलती है। कितने किलोमीटर? 146 किलोमीटर। और जो सरयू नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? सरमूल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सरमूल से निकलती है। और काली नदी को सर्वाधिक जल जो प्राप्त होता है किस नदी से होता है? सरयू नदी से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी में सर्वप्रथम बस्तियां बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कल्याण चंद को, रूपचंद को, देवी चंद को या बाज बहादुर चंद को? तो जो हल्द्वानी में सर्वप्रथम बस्तियां बसाने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रूपचंद को। किसको दिया जाता है? रूपचंद को दिया जाता है, ठीक है। और जो हल्द्वानी है, पहली चीज़, हल्द्वानी कहाँ पे है? आपके नैनीताल में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ पे है? हल्द्वानी में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी किस नदी के तट पर स्थित है? गोला नदी के तट पर स्थित है। आधुनिक हल्द्वानी नाम किसने दिया था? ट्रेल ने। द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने क्या किया था? इसको हल्द्वानी नाम दिया था, ठीक है। तो देखो, हल्द्वानी को बस्तियां बसाई रूपचंद ने, आधुनिक नाम दिया ट्रेल ने, किस नदी के तट पर है? गोला नदी के कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों लास्ट में मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कितने सही हुए आपके। जो रियल में तैयारी कर रहा है बता देना ईमानदारी से। वर्तमान में आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान स्थित है, कि वर्तमान में जो उत्तराखंड में आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान है वो कहाँ पर है? शेर का डांडा पहाड़ी पर, मनोरा पहाड़ी पर, पंचदेव पहाड़ी पर या देवनौक पहाड़ी पर? तो जो वर्तमान में आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान है वो आपके कहाँ पे है? मनोरा पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे है? मनोरा पहाड़ी पर स्थित है। और जो आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1954 में वाराणसी में स्थापना इसकी कहाँ पे की गई थी? 1954 में वाराणसी में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? वाराणसी में की गई थी, ठीक है। और 1955 जो ये शेर का डांडा पहाड़ी है, 1955 में इसको कहाँ ले गए? इस शेर के डांडा पहाड़ी पे ले गए थे। और 1961 में, जो 1961 का टाइम पीरियड है, मनोरा पहाड़ी पे ले गए 1961 में। देखो, आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना हुई 1954 में, कहाँ हुई? वाराणसी में। 1955 में कहाँ ले गए? शेर के डांडा पहाड़ी पर। और 1961 में कहाँ ले गए? मनोरा पहाड़ी पर। वर्तमान समय में कहाँ पे है? वो मनोरा पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट मंदिर समूह किस वंश से संबंधित है? जो द्वारहाट मंदिर समूह है किस वंश से संबंधित है? चंद, कत्यूरी, पंवार या कुनिंद? तो जो द्वारहाट मंदिर समूह है, द्वारहाट मंदिर समूह किस वंश से संबंधित है? आपके कत्यूरी वंश से संबंधित है। किस वंश से? कत्यूरी वंश से संबंधित है, ठीक है। द्वारहाट मंदिर समूह कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। द्वारहाट मंदिर समूह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जौल जीवी मेला का आयोजन कब किया जाता है? जौल जीवी मेला 13 अप्रैल, 13 मई, 13 जून और 13 जुलाई। इसने सारे ऑप्शन, दोस्तों ये सारे ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। क्योंकि जो जौल जीवी मेला लगता है कहाँ पे लगता है? पहली चीज़ पिथौरागढ़ में। कहाँ पे लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। और कब लगता है? तो 14 नवंबर को इसका आयोजन किया जाता है। कब? 14 नवंबर को, ठीक है। जौल जीवी मेला कब लगता है? 14 नवंबर को इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों किसके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक जय।